Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. So today is 22nd of March 2024 and today is World Water Day. आज विश्व जल दिवस है. तो वर्ल्ड वाटर डे का 2024 में इसका थीम क्या है? सो द थीम फॉर टुडे इज वाटर फॉर पीस. ये चीज आप लोग को याद रखनी है. थीम क्या है? वाटर फॉर पीस. दिन कौन सा है? वर्ल्ड वाटर डे. ठीक है. आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं, अब हम लोग उनकी तरफ बढ़ेंगे. तो पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन है आज के लिए वो ये है कि MEIL जो है वो लार्जेस्ट सिंगल डोनर बना है इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में. MEIL ने 584 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो बीजेपी को दिए हैं. तो इस तरीके से जो ये है एक टॉप डोनेशन बन गया है एक पर्टिकुलर या एक किसी सिंगल पार्टी को अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर एक सिंगल लार्जेस्ट डोनेशन है जो MEIL ने किया है बीजेपी को. ठीक है. उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है. तो वो न्यूज़ क्या है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे. तो उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक पिटिशन फाइल हुआ था. उस पिटिशन के रिस्पांस में थर्सडे को कोर्ट में बताया है कि उन्होंने जो सारा डेटा रिलेटेड था इलेक्टोरल बॉन्ड से वो सारा का सारा डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है. उस डेटा में उस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डेटा में क्या क्या चीज़ें थी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी हैं. तो उन डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें थी? नेम ऑफ द परचेजर ऑफ द बॉन्ड, किसने बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड का डिनोमिनेशन क्या था, बैंक अकाउंट नंबर जिस पार्टी ने इनकैश कराया और कितने डिनोमिनेशंस के बॉन्ड्स खरीदे गए थे. ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन थी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिवील कर दी है. और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा था. और बट जो एक इकलौती चीज़ जो अभी तक नहीं पब्लिश की गई है वो क्या है? KYC डिटेल्स ऑफ द परचेजर्स वर ऑल्सो नॉट मेड पब्लिक फॉर सिक्योरिटी रीजन्स. तो सिक्योरिटी रीजन्स को ध्यान में रखते हुए जो KYC डिटेल्स होती हैं परचेजर्स की वो नहीं अभी तक रिवील की गई हैं. ठीक है. तो आज नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन इज कि ED हैज़ अरेस्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल. सो अरविंद केजरीवाल को ED ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है. और ये अरेस्ट इनका हुआ किस लिए है? ये एक एक्साइज पॉलिसी केस बहुत टाइम से दिल्ली में चल रहा है. तो इस एक्साइज पॉलिसी के केस में ही इनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, केजरीवाल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ED ने इनको कई बार समन्स इशू किए थे. लगभग 9 से 10 बार इनको समन्स इशू किए गए थे. बट केजरीवाल किसी भी सम्मन का जवाब या किसी भी सम्मन पे वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे थे या ED के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेजेंट नहीं हो रहे थे. तो इनको अभी तक मतलब हाई कोर्ट से इन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगी थी, प्रोटेक्शन मांगी थी अरेस्ट से बचने के लिए. बट हाई कोर्ट ने जैसे ही उनका वो प्रोटेक्शन डिनाई किया है, जैसे उनके पास जो प्रोटेक्टिव गियर था जैसे उनका वो प्रोटेक्टिव गियर हटा है, जैसे उस प्रोटेक्टिव गियर को हाई कोर्ट ने हटाया है, इनको तुरंत ही ED ने एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में अरेस्ट कर लिया है. ठीक है. अगली जो हेडलाइन है वो क्या है? तो इसमें बस अभी हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि कल के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट चेक यूनिट अंडर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसको जो है नोटिफाई कर दिया है. तो जो कल गवर्नमेंट ने फैक्ट चेक यूनिट को जिसको नोटिफाई किया था उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया है. यानी कि उस पर्टिकुलर वो जो नोटिफिकेशन आया था जिसने नोटिफाई किया था फैक्ट चेक यूनिट को जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में काम करती है उसको उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टे लगा दिया है. ठीक है. और सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. ये भी थोड़ा कोर्ट से जुड़ी हुई न्यूज़ है. सो व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट न्यूज़? सो व्हाट हैपेंड इज दैट इन तमिलनाडु देयर वाज दिस पर्टिकुलर केस कि एक मिनिस्टर थे वहाँ के तमिलनाडु गवर्नमेंट में. उनका जो है उन पर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे. फिर 11 तारीख को वो क्रिमिनल चार्जेस उन पर से हटा दिए गए थे जो उन पे क्रिमिनल चार्जेस थे. और उन मिनिस्टर का नाम के पोनुमदी था. तो के पोनुमदी पे जो ये चार्जेस लगाए गए थे ये चार्जेस 11 तारीख को हट गए थे. फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गवर्नर को सजेस्ट किया था या गवर्नर को उन्होंने एडवाइस किया था कि अब इन पे चार्जेस हट गए हैं तो इनको वापस से जो है वो कैबिनेट में इंक्लूड किया जाए. बट ऐसा बार बार कहने के बावजूद भी जो वहाँ के गवर्नर थे
मिस्टर रावी, इन्होंने जो है मतलब जो गवर्नमेंट का मैंडेट था, गवर्नमेंट की जो एडवाइस थी बार बार, उसको उन्होंने मतलब कॉन्टिन्यूसली एकदम नेग्लेक्टली उसको फॉलो किया, उसकी तरफ एकदम ध्यान नहीं दिया और उनको उन्होंने मिनिस्टर की तरह अपॉइंट नहीं किया। तो इसको लेकर के तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया था और उनका ये कहना था कि जो गवर्नर है अगर वो एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहा है तो वो एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का वायलेशन है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अंडरमाइन करने के बराबर हुआ। ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्यों कहना था? क्योंकि अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल जो है 164 क्लॉज 1 वो सीधे सीधे ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा वो डायरेक्टली बाय द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, बट जो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर के अंडर में या चीफ मिनिस्टर के साथ में काम करेंगे, उन चीफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उन चीफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करेगा, बट वो अपॉइंटमेंट के लिए जो एडवाइस होगी चीफ मिनिस्टर की, उस एडवाइस के बेसिस पर ही अपॉइंटमेंट होता है। तो इसी एडवाइस को चीफ मिनिस्टर ने अभी तक नहीं माना था और इसी चीज़ को माना जा रहा था कि वैल्यूज को अंडरमाइन करने के बराबर है। तो इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है किसको? यहाँ के गवर्नर जल्द से जल्द जो है ये अपॉइंटमेंट जो था इसको क्लियर करेंगे। जो मिनिस्टर थे जिनको एक्विट कर दिया गया था, इनके जो चार्जेस हटा दिए गए थे उनको वापस से आप मिनिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये आप पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आप एक चीफ मिनिस्टर द्वारा एडवाइस की गई जो चीज़ है उसको आप नहीं डिनाई कर सकते हैं, आपको उनका अपॉइंटमेंट करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग द फील दैट यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बस याद रखनी है कि आर्टिकल 164(1) का ये वायलेशन माना गया था, क्योंकि उसमें जो है एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो होती है उसको गवर्नर को उसको मानना रहता है और उसी के एडवाइस के बेसिस पर ही मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे इज सो देयर इज अनदर न्यूज़। आजकल गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, देन अगेन इन कर्नाटका, केरला, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड आ रही हैं। अब क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नर रिटर्न्स अमेंडमेंट्स टू इंडोमेंट्स बिल 1997। तो इसमें हुआ क्या क्या चीज़ें हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट बेसिकली एक बिल लेकर के आई थी, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स बिल 2024। तो इस बिल में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कही गई थी या इस बिल में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी इंक्लूड की गई थी कि उन चीज़ों का एक बेसिस मान करके वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने इस बिल को रिटर्न कर दिया है। उन्होंने इस बिल को रिटर्न कर दिया वापस गवर्नमेंट के पास। अब इस बिल में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी या जो मेन चीज़ें जिनकी वजह से जो पूरा इशू बन रहा था उस पर एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि वो चीज़ें क्या थी। तो उसमें एक ऐसा एक रूल आया था, जस्ट अ मिनट। तो गवर्नमेंट जो है अलग अलग टेम्पल से अलग अलग तरीके के टैक्सेस नहीं कह सकते, एक अलग अलग तरीके का अमाउंट कलेक्ट करने का सोच रही थी। तो वो अमाउंट कैसे, मतलब किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था? तो उस बिल में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी वो दो थी। उन दोनों चीज़ों पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो बिल में ये चीज़ें थी कि जो 10% इनकम होगी ऐसे टेम्पल्स की जिनका एनुअल टर्नओवर है या एनुअल इनकम जिनकी है 1 करोड़ से ज़्यादा, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 10% उनका हिस्सा ले लेगी जिनकी इनकम 1 करोड़ है। और ऐसे मंदिरों की संख्या कितनी है? 87। तो 87 टेम्पल्स इन कर्नाटका विद द इनकम ऑफ ₹1 crore एंड अबव, दे हैव टू गिव ₹5% ऑफ देयर इनकम टू द गवर्नमेंट एंड देयर आर ऑलमोस्ट
सो 1 करोड़ के ऊपर वाले 87 टेम्पल्स जो हैं उनको 10% अपना टोटल इनकम का शेयर जो वो गवर्नमेंट को देना होगा, और 311 ऐसे टेम्पल्स जिनके एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है उनको अपने इनकम का 5% शेयर जो है वो गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये पैसा टेम्पल से ले क्यों रही थी, तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न था डेवलपिंग सी कैटेगरी टेम्पल्स। तो मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि जो हम ये इस पर्टिकुलर रिलीजन से या हिंदू टेम्पल से जो हम पैसा लेंगे उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, उस पैसे का यूटिलाइजेशन होगा सी लेवल के या सी कैटेगरी के जो टेम्पल्स होते हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें गवर्नर का ये कहना था कि ये बिल जो है वो एक स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ये बिल जो है पूरा सेंट्रली किस पे फोकस्ड है, ये पूरा हिंदू रिलीजन के जो टेम्पल्स हैं उन पे फोकस्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक मेन बेसिस मानते हुए गवर्नमेंट मतलब वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस बिल को जो है वो रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि 87 टेम्पल्स कर्नाटका में ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनको अब 10% अपने इनकम का शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और ऐसे 311 मंदिर जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख के आसपास में है उनको अब अपने इनकम का 5% शेयर जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये शेयर गवर्नमेंट क्यों ले रही है, सी कैटेगरी के टेम्पल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आज की जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ तो अगली जो ये न्यूज़ है ये फिर वही इलेक्शन कमिश्नर्स जो अपॉइंट हुए थे उनको लेकर के है। और तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुआ था, उस पिटिशन में ये कहा गया था कि जो 2023 में गवर्नमेंट ने रूल्स फॉर्म किए थे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जब ये रूल फॉर्म हुए थे तो उस रूल के फॉर्मेशन के पहले जब एक गैप था तो उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने या मतलब कोर्ट ने खुद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में इंक्लूड करके रखा था, जो कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन करती है। उस पैनल में चीफ जस्टिस भी थे। तो हुआ ये है कि एक पिटिशन जो था उस पिटिशन में ये कहा गया था कि इस रूल के आने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से हटा दिया गया था। तो इस पिटिशन में यही था कि उस चीफ जस्टिस को जो हटाया गया है उसको वापस से रीइंस्टेट किया जाए, वापस से उसको फिर से इंक्लूड किया जाए किस चीज़ में, उसी कमेटी में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट मतलब इसके पीछे का जो मेन रीज़न है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जल्दी इस पिटिशन को मतलब खारिज कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इलेक्शंस का टाइम जो बहुत पास में आ गया है, तो अगर इस टाइम पे ऐसा कोई ऑर्डर आता है जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स पे ही पूरा क्वेश्चन खड़ा कर देगा तो उससे इलेक्शंस जो होंगे वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी के लिए इस पिटिशन को खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह था कि हम इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इलेक्शंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोसेस इतना लंबा होता है, तो वहाँ पे अगर हम अभी ऐसा कुछ करेंगे तो वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस में ही वो चीज़ मतलब उसके बीच में आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस एक्ट की तरफ देख लेते हैं कि ये जो एक्ट था और या जो मेन चीज़ें थी इस पिटिशन में। तो ये जो पिटिशन थी ये किसने फाइल की थी? पिटिशन फाइल की थी पिटिशन फाइल की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इनका मेन ये कहना था कि जो सेक्शन 7 है, ठीक है, तो जो सेक्शन 7 था उस 2023 में जो गवर्नमेंट एक्ट लेकर के आई थी, तो बेसिकली उस सेक्शन 7 में ही ऐसा कहा गया था कि जो जज का जो सीजीआई की जो जगह थी उस अपॉइंटमेंट पैनल में, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 उस चीज़ को हटा दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी की जो पैनल था उससे हटाया गया था बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, अब उस कमेटी में हैं कौन कौन से लोग? तो उस कमेटी में अभी 3 लोग हैं, यूनियन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो इसमें जो इस इशू जो लिख उठ करके सामने आया था उसमें यह था कि जो मिस्टर अधीर चौधरी हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा हैं, उनका ये कहना था कि 200 पेज की जो रिकमेंडेशन थी, पूरा 200 पेज का जो प्रोफाइल्स थी, वो जो अलग अलग कैंडिडेट थे या पोटेंशियल कैंडिडेट थे उस पैनल में, तो उनकी जो अलग अलग प्रोफाइल्स थी वो पूरा डॉक्यूमेंट 200 पेजेस का था। उसको पढ़ने के लिए उन्हें कुछ घंटे मिले थे। ठीक है, तो आप कुछ घंटे में 200 पेज पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, और फिर उसमें एक फेयर जजमेंट पे पहुंचना, एक इक्वली गुड
जजमेंट पे पहुंचना कि हमको किसको इलेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इन सब चीज़ों पूरे प्रोसेस पे क्वेश्चन किया गया था कि इतना जल्दी जल्दी चीज़ें क्यों की गई हैं। कि 13 तारीख को मतलब एक नाम की लिस्ट भेजी जाती है और 14 को अपॉइंटमेंट होता है, 15 को वो लोग चार्ज अज्यूम करते हैं, 16 को इलेक्शन मतलब अनाउंस हो जाते हैं। तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। तो इस चीज़ को लेकर के कोर्ट ने एक चीज़ कही है कि हाँ, ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए था कि कुछ घंटे पहले अगर आप किसी को पढ़ने के लिए 200 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट देंगे तो वो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है, इसमें थोड़ा सा हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना एक्टिवली काम कर रहा है वो चीज़ देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे सेल फोन्स पे एक टेक्स्ट मैसेज जा रहा था। वो टेक्स्ट मैसेज था, वो टेक्स्ट मैसेज का जो मतलब थीम था या जो कहीं वो क्यों भेजा जा रहा था, तो विकसित भारत संपर्क के नाम पे वो मैसेजेस जो है पार्टियाँ जो मतलब गवर्नमेंट है वो मतलब सारे सिटीजन्स को भेज रही थी इन द नेम ऑफ विकसित भारत संपर्क। बट अभी इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या इलेक्शन कमिश्नर ने तुरंत कहा है गवर्नमेंट को कि आप विकसित भारत से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं ये लोगों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि दिस इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अभी हम लोगों ने जो फ्रंट पेज पे एक मेन न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी थी वो यही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने फैक्ट चेक यूनिट था जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में काम करने वाला था, उसके नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया है। तो इस चीज़ की वजह से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होगी क्या, जो ये फैक्ट चेक यूनिट थे इसका मेन काम यही था कि जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट जा रहा है उसकी स्क्रूटनी करना। इसकी स्क्रूटनी क्यों करना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं बोली जा रही है। और इस फैक्ट चेक यूनिट का FCU फैक्ट चेक यूनिट का जो मेन काम था वो पब्लिसिटी मैनेजमेंट था, पब्लिसिटी मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये 3 लोगों की कमेटी या इस फैक्ट चेक यूनिट में 3 मेंबर्स थे और ये इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज से तीनों लोग बिलोंग करते थे। तो ये कमेटी थी, इसको गवर्नमेंट ने कल ही नोटिफाई किया था और परसों और कल इस पर स्टे लग गया है। तो ये पिटिशन किसने फाइल की थी, ये पिटिशन जिस पे स्टे लगाया गया है उस पिटिशन को फाइल किया था कुणाल कामरा ने। और जो अब इसमें मेन जो गवर्नमेंट ने जो मेन रीज़न दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने इसमें क्यों स्टे लगाया है, तो उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ये ऑर्डर जो था स्टे लगाने का ये 3 जज बेंच थी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, DY चंद्रचूड़। उन्होंने जो है इस पर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे स्टे लगाया। ये स्टे लगाया क्यों गया है, क्योंकि एक जो मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था अंडर दिस एक्ट, ये था सेक्शन 3(1) क्लॉज B सब क्लॉज V। ये ठीक है, ये किसका रूल था, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 1021 का रूल नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज B क्लॉज V था। इस प्रोविज़न से रिलेटेड ऑलरेडी एक पिटिशन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो कोर्ट का यही कहना था कि जब ऑलरेडी एक पिटिशन जो है वो ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके बावजूद जो है ये स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया था। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग थी इस पे हुआ क्या था कि उस पर स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया था 2 जजेस का। तो फिर एक जो उसमें एक वो जो जजमेंट था वो एक तीसरे जज को रेफर कर दिया गया है, क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे कि स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब ऑलरेडी एक पिटिशन वहाँ पे पेंडिंग है तो उसकी वजह से उसके पहले ही गवर्नमेंट ये रूल्स को कैसे नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न था कि इनको नोटिफाई करवा दिया गया था या इसके नोटिफिकेशन पे गवर्नमेंट ने वापस से स्टे लगा दिया है। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड किससे है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से क्या रिलेटेड न्यूज़ है, तो पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक माइग्रेटरी बर्ड होती है जो बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात और राजस्थान का जो बेल्ट है इसमें इस पर्टिकुलर बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मतलब ये मैक्सिमम इन्हीं 2 रीजन में पाई जाती हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान की स्टेट बर्ड भी माना जाता है। या राजस्थान की स्टेट बर्ड क्या है, तो राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड। तो इसी के कंजर्वेशन को लेकर, इसके लेकर इसको बचाया कैसे जाए, इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक अभी केस चल रहा था। तो उसमें कहा गया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं इनके विंग्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो क्या होता है कई बार कि जब ये लोग उड़ रहे होते हैं तो बीच में जो बिजली के तार होते हैं उनमें ये लोग फंस जाते थे। इनकी वजह से इन चिड़ियों की मौत बहुत हो रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की काफ़ी ज़्यादा डेथ्स के केसेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला है या कहिए कि एक कमेटी भी एक फॉर्म की जा रही है। उसमें कहा गया है कि कैसे कैसे करके अलग अलग मेजर से स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से इस बर्ड को बचाया जा सके। तो अभी एक सीबीआई के बीच में और यूरोपोल क्या है, बेसिकली जो यूरोपियन एजेंसी की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उन दोनों लोगों के बीच, इन दोनों एजेंसीज के बीच में एक वर्किंग अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे एग्जाम में या कहीं पर भी ये पूछ सकते हैं कि यूरोपोल के साथ में इंडिया की किस सिक्योरिटी एजेंसी ने या इंडिया की किस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सीबीआई। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है वो है कि यूनियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसने जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको डायरेक्ट किया है कि आप लोग किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को नहीं प्रमोट करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। अब हम लोग थोड़ा सा एडिटोरियल की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ जो ऐसी भी न्यूज़ हमारे लिए हैं जिनका हमारे लिए कुछ उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ। तो ऑलरेडी हम लोग सिर्फ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो आज का जो पूरा एडिटोरियल है वो दोनों पेज आप बेसिकली देख रहे होंगे कि आज का आप एडिटोरियल देख के ही समझ सकते हैं कि आज के दिन सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाटर आप हर एक जगह पे देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टर्म आपको आज हर जगह दिखेगा। क्या है वो? वाटर जैसे वर्ल्ड पीस के लिए कैसे कैसे ये ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पेज पे भी इसी चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। सो बेसिकली 22 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा था। तो टुडे इज वर्ल्ड वाटर डे। और आज के दिन का थीम क्या है? तो आज के दिन का थीम है वाटर फॉर पीस। दिस इज द थीम फॉर टुडे, वाटर फॉर पीस। तो ये जो वर्ल्ड वाटर डे है इसको 1993 से हम लोग सेलिब्रेट करें। 1993 में ये पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड वाटर डे। तब से लगातार हम इस चीज़ को मना ही रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे को हम लोग लगातार सेलिब्रेट करें और इसको सेलिब्रेट करने की नीड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया में भी जो पानी की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तब और उसका क्लासिक एग्जाम्पल अभी क्या है या क्लासिक केस हम लोग अभी क्या ले सकते हैं, जो बेंगलुरु में इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बेंगलुरु में कैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को और बड़े वहाँ के हर एक सिटीज़न को ऑलमोस्ट पानी की दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से हम लोग आज इस वर्ल्ड वाटर डे के दिन जो वाटर से रिलेटेड अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे हम एक सस्टेनेबल तरीके से वाटर एज ए रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पूरे आर्टिकल में कवर करने वाले हैं। तो जो पानी की दिक्कत होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर होती हैं, बेसिकली ये पानी की दिक्कतें आती क्यों हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो है, एक है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में बेसिकली हम लोग कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोग मतलब अपनाते हैं कि जिसमें जो ग्राउंड वाटर होता है या जो मतलब फ्रेश वाटर होता है उसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो जो यूज़ होता है ना वो बहुत अनसस्टेनेबल होता है। मतलब कि अगर हम लोग पानी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम फ्रेश वाटर को हम लोग डिप्लीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे तो वो ना पूरा इन टोटो वो एक डेफिसिट ही क्रिएट करेगा ना। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। बहुत कम लोग ऐसा होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। बट हाँ, ऐसा सही है। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं कि पानी की प्रॉब्लम क्यों आती है अर्बन, जो ये इस वजह से अभी मेनली पानी की दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा क्या रीज़न है जो फ्रेश वाटर है
उसका जो मेन एक दिक्कत है वो ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अलग अलग जो रीजन्स हैं उन चीज़ की वजह से जो है अभी अब बहुत जल्दी पानी या ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और हम लोगों ने कल एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 2023 वॉज द वार्मेस्ट ईयर। तो आप लोग ये चीज़ देख ही सकते हैं कि जब अगर पूरे ग्लोबली ही पूरा अर्थ के सरफेस का ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ़ तो पिघलेगी ही ना। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि तो अभी एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से जो 17 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, दे आर एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस। उनको बहुत हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है 17 कंट्रीज़ जो हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब पानी की दिक्कत की वजह से या पानी की स्कार्सिटी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं तो आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग एक बहुत ही, जैसे अभी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडिया से जुड़ा हुआ कि 72% ऑफ ऑल वाटर विदड्रॉल्स आर फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। मतलब जो टोटल वाटर विदड्रॉल हो रहा है अर्थ से फ्रेश वाटर का, उसमें से 72% उसका जो कंजम्पशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है पानी की, ये मेनली अभी कहाँ कहाँ पे बढ़ रही है, नॉर्थ इंडियन सेक्टर में, तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब जगह पे अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन और अवेलेबिलिटी में जो 172% का रेशियो है। मतलब कि जितनी कंजम्पशन है डिमांड, मतलब जितनी कंजम्पशन है अवेलेबिलिटी उससे कम है। ठीक है, तो अब अप्रैल मई के एरिया में वैसे भी थोड़ा सा ना वो सूखे वाला मौसम हो जाता है कि जो नदियाँ नहरें होती हैं वो बहुत जल्दी सूख जाती हैं, उन पे ऑलमोस्ट पानी बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी इंडिया में जो टोटल कितनी वाटर बॉडीज़ हैं, इंडिया में टोटल 5,56,601 वाटर बॉडीज़ हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है 62,71,180 हेक्टेयर्स ज़मीन को इरिगेट करने का। बट बेसिक दिक्कत क्या होती है कि किसी भी ज़मीन को, मान लीजिए कि किसी भी एक पीस ऑफ लैंड में 500 लीटर पानी की ज़रूरत थी, बट वहाँ पे 5,000 लीटर पानी का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पानी को, उस फसल को तो पर्टिकुलरली पानी की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट किसान जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि किस पर्टिकुलर क्रॉप की कितनी डिमांड है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो जो एक एजुकेशन का लेवल होता है कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ पे फ़र्क डालता है। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मेनली हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है 72% के रेट पे। ठीक है, जो आर्टिकल है बेसिकली पानी से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टैट्स होते हैं, वो हम सब लोगों ने इस आर्टिकल में देख लिए हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे करके इन चीज़ों से हम लोगों को बचना है, कैसे करके चीज़ों को हम लोगों को सॉल्व करना है, उस चीज़ को हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब अगला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है, फिर आप लोग देख रहे होंगे, वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड है। टुडे मार्च 2024 इज़ द 31st वर्ल्ड वाटर डे विद द थीम लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे में ये बेसिकली वर्ल्ड का एक जो फ्रंटियर होता है उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया। पिछला जो आर्टिकल था वो बेसिकली पूरा इंडिया पे ही फोकस था, ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि वाटर डिप्लोमेसी क्या होती है। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को कवर करनी है, थोड़ा बहुत बस इसके बारे में जानेंगे हम लोग। वाटर डिप्लोमेसी, ठीक है, तो वाटर यूज़ ऑफ डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स टू एग्जिस्टिंग और एमर्जिंग डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर यूज़ ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर डिप्लोमेसी क्या होती है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टूल्स हैं उन टूल्स को यूज़ करना या उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना किस चीज़ के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू वाटर एज अ रिसोर्स, या वाटर से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सॉल्व करना ही वाटर डिप्लोमेसी होता है। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली वाटर डिप्लोमेसी? वाटर डिप्लोमेसी इज टू सॉल्व अ वाटर क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। ठीक है, तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ अलग अलग तरीके के फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन फैक्ट्स में से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने अभी पिछले आर्टिकल में कवर कर लिया है, इंडिया से जो रिलेटेड चीज़ें थी। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म और है वो है ट्रांस बाउंड्री वाटर्स। सो ट्रांस बाउंड्री वाटर्स क्या होते हैं बेसिकली?
सो बेसिकली ट्रांस बाउंड्री वाटर वो जगह एक होती है जो दो स्टेट्स के बीच में होती है, जिस पे किसी का कोई क्लेम नहीं होता है, और वहाँ पे जो पानी होता है वो ट्रांस बाउंड्री वाटर कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांस बाउंड्री वाटर क्या होगा ये भी आपको पता चल गया, वाटर डिप्लोमेसी क्या होती है ये भी आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो इस ट्रांस बाउंड्री वाटर्स के साथ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो ट्रांस बाउंड्री वाटर है ये टोटल फ्रेश वाटर जो है उसका 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो, या कहिए जो 60% फ्रेश वाटर वो कहाँ पे है, वो ट्रांस बाउंड्री वाला जो एरिया होता है, ट्रांस बाउंड्री स्टेट्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पे है। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में हम लोगों को दो ही चीज़ें सिर्फ जाननी थी, वाटर डिप्लोमेसी एंड ट्रांस बाउंड्री वाटर्स। फिर ये आर्टिकल जो बेसिकली है ये इंटरव्यू टाइप में है या डायलॉग टाइप में है, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दीपक गुप्ता और एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है दिल्ली में, तो उनके बीच में, तो इसका हाँ। अब एक अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ हम लोग आते हैं। तो अभी कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है कि ब्रुसेल्स में फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर समिट co-chaired by the Prime Minister of Belgium Alexander De Croo and the Director General of the International Atomic Energy Agency राफेल मरियानो ग्रोसी। ठीक है, तो पहले हम लोग इस न्यूज़ में बढ़ने से पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात की जा रही है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस फाउंडेशन ईयर क्या है, तो ईयर है 1957, और इसके मेंबर कितने हैं टोटल, तो मेंबर है इसके 178। IAEA के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1957, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इज 178 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एट वियना ऑस्ट्रिया। तो इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 1957 में ही बन गया था, जिस साल ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो इस पे पहले हम लोग फोकस करते हैं। आप सब लोगों को एक चीज़ कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो बहुत, मतलब जो बाकी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनसे बहुत सस्ती होती है और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, या कहिए कि इसमें एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इसमें, कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर बहुत टाइम तक आपको उससे एनर्जी मिलती रहेगी। फिर वैसे जैसे जैसे करके हम लोग को कार्बन न्यूट्रल स्टेटस की तरफ बढ़ना है या कार्बन न्यूट्रल होना है, तो हम लोगों को रिन्यूएबल या सोर्सेज पे थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेबल होना पड़ेगा, या ऐसे सोर्सेज जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल हैं। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ आर्टिकल है, और उसको हम लोग अभी देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी की जो है उसकी क्या इतनी ज़्यादा रेलेवेंस है या कैसे वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अभी पिछले साल दिसंबर में COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ था दुबई में, तो वहाँ पर एक डिक्लेरेशन बेसिकली साइन किया गया था, एक डिक्लेरेशन आया था, उसमें ये कहा गया था कि 2050 तक हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिपल करने की का जो टारगेट रखा गया है वो कब तक का है, वो है 2050। बाय द एंड ऑफ 2050 वी विल triple the production of nuclear energy। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी के मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ा देना है 2050 तक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे इतना ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को क्यों ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ मेन रीजंस हैं, आप लोगों को उन पे फोकस करना है थोड़ा सा। तो पहला रीज़न क्या है, so the first reason is nuclear power emits 4 times less carbon than solar farms or other renewable sources such as wind, hydropower, geothermal. Most importantly, nuclear power has the capacity to supply uninterrupted energy irrespective of geographical constraints, making it a crucial component of the wider renewable energy mix। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट पे आते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि ये जो है कार्बन
एमिशन जो है ये 4 गुना कम कार्बन एमिशन करती है जो अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। कौन कौन से? विंड, हाइड्रो पावर या जियोथर्मल, उनसे जो ये कार्बन रिलीज करती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कम करती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2050 तक या 2070 तक हमारा कार्बन न्यूट्रल होने का जो टारगेट है उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी भी हेल्प करने वाली है। जैसे अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है तो आपको किसी ऐसी जगह पे वो पावर प्लांट ही लगा सकते हैं जहाँ पे पानी का बहुत अबंडेंस में सोर्सेस अवेलेबल हो। बट न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में ऐसा नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकल, बहुत अच्छी जोग्राफिकल कंडीशंस की या बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ जोग्राफिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन भी नहीं चाहिए होती। एक छोटी सी ज़मीन में, या कहें छोटी सी ज़मीन नहीं, मतलब जो बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज के प्लांट्स वगैरह लगते हैं अलग अलग तरीके में, हाइड्रो पावर में, सोलर पावर में, उसके जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाने के लिए बहुत बड़ा एक एरिया चाहिए होता है। न्यूक्लियर पावर में ऐसा नहीं है, वो जो प्लांट होता है कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी जगह में लग जाता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या कहें जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि इसकी जो फाइनेंसिंग होगी वो कैसे होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जो है उसके लिए जो उसका जो इंतज़ाम करना होगा वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को लेकर के अगर आप बड़ा प्लांट लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, बट अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का एक आया है आइडिया या कॉन्सेप्ट आया है। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उनको बनाया जाएगा। ठीक है, और ये ऐसी जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सब अभी डेवलपिंग स्टेज में है या कहिए प्रोटोटाइप स्टेज में है। और जो 2050 तक कार्बन रिडक्शंस के जो टारगेट सेट किए गए हैं वो टारगेट्स को अचीव करने में जो 50% टेक्नोलॉजी अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है उसका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। फिर एक छोटा सा इंसिडेंट भी दिया गया है इटली से जुड़ा हुआ कि इटली को कैसे 1959 में $40 मिलियन की रिक्वायरमेंट थी, एक लोन चाहिए था टू सेटअप अ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, तो वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पे मना कर दिया था। अब एक इसमें एक कोऑपरेटिव मॉडल की बात की गई है। जैसे टेक्नोलॉजी का क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि स्मॉलर मॉड्यूलर्स रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए अब एक अलग टेक्निक भी है। कोऑपरेटिव मॉडल क्या होता है? तो इसमें एक कोऑपरेटिव मॉडल होता है, उसमें ये होता है कि जो आपकी एक प्राइवेट कंपनी होगी वो अपने लिए, मतलब वो अपने से आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना करके देगी, फिर उसकी देख रेख भी वही करेगी। हाँ, पर उसमें फिर क्या होता है कि फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर कंपनी को देने पड़ते हैं। बट कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि अगर कोई एक कंपनी है उसने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया, फिर वो क्या करती है कि एज अ कॉम्पनसेशन और एज अ रेम्यूनरेशन वो या एज अ चार्जेस वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से बहुत टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी लेती रहती है, तब तक जब तक उसने जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को वो कम्प्लीटली रिकवर ना कर ले। तो बेसिकली ये दो मॉडल भी हैं और ये दो मॉडल बहुत ज़्यादा वर्क भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि इसमें हम लोग को देख रेख की ज़रूरत जो पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा हम लोग को अटेंशन की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, बट इसमें बहुत सारे तरीके की हम लोग को देख रेख भी करनी पड़ती है कि कहीं किसी तरीके का कोई रिएक्टर या कोई रिएक्शन ना हो रहा हो या किसी तरीके का कोई आउटफ्लो ना हो जाए पानी का, जो कंटेमिनेटेड वाटर है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो फाइनेंसिंग के लिए जो कोऑपरेटिव मॉडल है ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है बेसिकली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट का पेस अभी उतना ज़्यादा तेज नहीं है। ठीक है, तो अभी तक, और एक और फैक्ट है कि अभी तक अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो देयर आर 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और 170 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उन पे अभी काम चल रहा है। उसमें से 60 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन एंड 110 आर एट द प्लानिंग स्टेज। तो 60 अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 110 अभी प्लानिंग स्टेज में है। अभी के टाइम पे यूएसए के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बट कुछ सालों में चाइना विल ओवरटेक यूएसए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात हो रही है तो इंडिया का जो पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ पे था? तो इंडिया का जो पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो पालघर तारापुर में था। तो ये चीज़ आपको एक फैक्चुअली याद रखनी है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे था? तो पालघर। ठीक है, इसके साथ में ये न्यूज़ में अभी कवर करने के लिए इतना ही था। अब हम लोग आगे की जो न्यूज़ हेडलाइंस हैं उनके तरफ मूव ऑन करते हैं।
तो यूएस ने अभी जो सीज़ फायर है उसकी एक बहुत इमीडिएट डिमांड की है गाज़ा में, क्योंकि गाज़ा में जो वॉर चल रहा है इसराइल और हमस के बीच में, उसमें जो वहाँ के सिविलियंस हैं वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस ने मतलब एक बहुत ही इमीडिएट सीज़ फायर का कॉल किया है। इससे जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे रही हैं, उनको वो एड पहुंचाने में वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। इस वजह से मेनली कहा गया है कि सीज़ फायर का डिमांड जो है वो यूएस की तरफ से आया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वाटर सेक्टर से रिलेटेड है, या कहिए हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो वो न्यूज़ क्या है? ग्लोबल एवरेज सी लेवल रोज बाय अबाउट 0.3 इंचेस फ्रॉम 2022 टू 2023, नियरली 4 टाइम्स द इंक्रीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो बिटवीन 2022 टू 2023 जो ग्लोबल सी एवरेज लेवल है, ग्लोबल एवरेज सी लेवल है, वो 0.3 इंचेस से बढ़ गया है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या बताया गया? तो इसका मेन रीज़न बताया गया है एल नीनो वेदर इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो एल नीनो वेदर इफेक्ट था, इसकी वजह से जो एवरेज या कहे जो सी लेवल्स थे वो कितने से बढ़े हैं, और वो 2021-22 में जितना सी लेवल बढ़ा था उससे 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि इस बार 2022 और 23 में जो सी लेवल बढ़ा है वो कितना है? 0.3 इंचेस, सेंटीमीटर में 0.76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को एक याद रखनी है। और ओवरऑल 1993 से अब तक ऑलमोस्ट जो सी लेवल है वो 4 इंचेस तक बढ़ चुका है। मेन रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। अगर जो मैंने पहले बताया था कि अगर अर्थ का सरफेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ेगा तो बर्फ़ जो होती है वो आपको ऑब्वियसली पता है कि हीट का मतलब हीट की क्वांटम या ग्रेविटी जैसे जैसे बढ़ती है तो बर्फ़ ज़्यादा जल्दी पिघलती है। तो एल नीनो की वजह से इस बार जो वार्म करंट्स थी उनका बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस था, तो उसकी वजह से जो है इस बार सी लेवल्स जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। So the next important न्यूज़ हेडलाइन इज़ कि यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वापस से यूक्रेन को जो है वो एमुनेशन सपोर्ट देने के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, और उसके लिए बेसिकली ये लोग फंड कहाँ से लाने की सोच रहे हैं कि यूक्रेन को आर्म्स कहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन में जो रशिया के अलग अलग बिजनेस टाइकून्स थे या बिजनेसमैन थे, उनके ऑलमोस्ट $200 बिलियन के एसेट्स को है जो है वो फ्रीज़ करके रखा गया है वहाँ पे यूरोप में जो रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं। तो उसी की हेल्प ले करके जो ईयू की मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें से कुछ कंट्रीज सोच रही हैं कि जो फ्रोज़न एसेट्स हैं इनसे ही कुछ यूक्रेन की मदद की जाए, और ये मदद तब तक इनको करनी है क्योंकि एक $60 बिलियन का पैकेज था जो यूएस ने वाशिंगटन ने अनाउंस किया था। फिर उस पैकेज पे जब तक कोई बात नहीं होती तब तक जो ये फ्रीज्ड अमाउंट है $200 बिलियन का, जो रशिया के जो सेंट्रल बैंक है उसके जो एसेट है उसको अलग अलग जगह पे जो वो है उनको यूज़ करके यूक्रेन की हेल्प करने की बात की जा रही है। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इतना कोई आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, चेन्नई सुपर किंग की जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने जो है अब जो कैप्टेंसी की कमान है वो चेन्नई सुपर किंग्स के एक प्लेयर हैं ऋतुराज गायकवाड़, उनको दे दी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आफ्टर 16 years ऑफ IPL, आफ्टर 16 years प्लेइंग एज अ कैप्टन इन द IPL, MS धोनी हैज फाइनली रिजाइन्ड एज अ कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। सो दैट्स अ सैड न्यूज़ फॉर अस, बट इट्स बाउंड टू हैपन समडे, सो नो प्रॉब्लम। Coming on to the another important news headline for the day. So the Indian Olympic Association has named Olympic medalist and 4-time world champion MC 4 or 5 time, I don't know the exact number, so multiple times world champion boxer MC Mary Kom as the chef de mission for the Paris Olympics. तो 2 लोगों को अपॉइंट किया गया। बेसिकली एक टेबल टीटी के सुपरस्टार हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे, शरद कमल चंता, और बॉक्सिंग लेजेंड जो है मैरी कॉम, इनको किया गया है अपॉइंट।
ये हमारे इंडियन ओलंपिक्स कंटिजेंट के फ्लैग बेयरर होंगे, शरद कमल अचंता ओलंपिक्स में फ्लैग बेयरर होंगे और इनको शेफ डे मिशन बनाया गया। दोनों लोग ही बहुत ही लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं दोनों लोगों की। ये टेनिस के प्लेयर हैं और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। सो आज के साथ में आज का हिंदू एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई होप आप लोगों को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।